सो जुबैदा, थैंक यू सो मच, तुम आई, वक्त निकाला। और मुझे पता है तुम बहुत बिजी रही हो पिछले 1 महीने, बल्कि बहुत सारे महीनों में थकी हुई हो। लेकिन ये थकावट मेरा ख्याल है तुमने खुद चूज़ की है। यस, क्योंकि तुम एक ऐसे काम पे निकली हो, ऐसी मुहिम शुरू की है तुमने जिसका अल्लाह तुम्हें अजर दे। और जो लोग तुमसे, तुम्हारी इस फाउंडेशन से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं, उनको भी शफा दे। तुम पिंक पाकिस्तान की प्रेसिडेंट हो और ये एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का इदारा है। यू आर ऑल्सो रेडियोलॉजिस्ट, यस, है ना? सो लेट्स टॉक अबाउट what radiologist means. First of all, thank you so much, Kath. It's always been a pleasure with you. It's not just Kath is a host and I am, is like mehman who we are. We're friends also. Very cool. And we are very close from our hearts. So it's and what you are doing is commendable. That you are promoting people who are doing, and people should know that there is something going on, or किधर से फायदा हो सकता है, नहीं हो सकता. So रेडियोलॉजिस्ट एक आम डॉक्टर जैसे बन जाते हैं, एमबीबीएस कर लेते हैं, उसके बाद आप चूज करते हैं कि आपको किसी स्पेशलिटी में जाना है। तो रेडियोलॉजी एक ऐसी स्पेशलिटी है जिसमें आप जो है वो डायग्नोसिस करते हैं, जैसे कि आप एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, एमआरआई हो गए, सीटी स्कैन हो गए, पैट स्कैन हो गए, देयर मेनी थिंग गोइंग ऑन। बहुत एडवांस हो रही है तेजी से। हमारे मुल्क में अभी एडवांस हो रही है, बाहर के मुल्कों में बहुत एडवांस हो चुकी है, बट ये वो चीज़ें मशीन जिसमें मशीनों के थ्रू आप पेशेंट्स को देखते हैं कि उनके अंदर कोई डिजीजेस हैं, किस स्टेजेस में हैं, किस तरह बढ़ रही हैं, यू कैन सी इनसाइड आउट ऑफ द बॉडी, और आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं बेसिकली। वन ऑन वन पेशेंट को इतना नहीं देखना होता, लेकिन आप जब स्कैन हो जाते हैं तो आप उनकी रिपोर्टिंग करते हैं और अंदर क्या चल रहा है। You're helping the doctor, जो सर्जन है या ऑन्कोलॉजिस्ट है या फिजिशियन है, कि ये पेशेंट किस स्टेज पे है, आगे उसके साथ क्या करना है। सो दैट्स रेडियोलॉजी बेसिकली। रेडियोलॉजी इसलिए है शायद कि इसमें बहुत सारी मशीनें इन्वॉल्व हैं और उन मशीनों के अंदर रेडिएशंस होती हैं। Right. Some are a little bit harmful, some are non-lethal, नॉर्मल, जैसे अल्ट्रासाउंड की वेव्स जो हैं वो बिल्कुल आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाती। मैमोग्राम है, आगे हम शायद इस पर भी बात करेंगे। तो ये ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मैमोग्राम की स्क्रीनिंग है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लोगों के अंदर ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि उसके अंदर से जो रेडिएशन निकलती है उससे कैंसर हो जाता है। सो दे आर नॉट हार्मफुल बट दे आर डायग्नोस्टिक, क्योंकि उनके अंदर कुछ रेज होती हैं। तो रेडियोलॉजी जो है वो उससे उसका नाम आ गया है। अभी रोबोटिक सर्जरीज आ गई हैं, जिन्ना जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आप देखें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं कि इस तरह की गरीबों को जो है ये वाली सर्विसेज जो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, कि अगर कि एक आम आदमी चाहे कि जाके इवन नॉर्मल से अपना अल्ट्रासाउंड भी कराना चाहे तो इतने पैसे नहीं होते उसके पास कि वो करवा सके। तो रेडियोलॉजी इज ऑल अबाउट दैट। मैं जो हूँ मोस्टली रेडियोलॉजी में एसोसिएटेड हूँ उस एरिया के साथ जहाँ पे खवातीन ज्यादा आती हैं, जो विमेन इमेजिंग का कहलाता है पूरा। तो उसके अंदर विमेन से रिलेटेड जितनी भी इमेजिंग होती हैं, चाहे वो ब्रेस्ट की हो, आपके गायनेकोलॉजी से रिलेटेड हो, कि पेल्विस है, यूट्रस है, ओवरीज है, वो सारी चीजें हैं। तो वो उसमें ज्यादा मेरा काम करने का रहा है। और वहीं से प्रॉब्ली आई गेट दिस मोटिवेशन टू डू समथिंग अबाउट फॉर द वुमेन, कि कहाँ खड़ी है हमारी औरत आज, और उसको अपनी सेहत पे कितनी ज्यादा जरूरत है सोचने की कि औरत, you are a woman, I am a woman, and we are not just taking care of our houses, we are going out, we are working as well, we are taking care of our child, her everything, and we are not looking after ourselves, कि हम ये नहीं देख पाते कि हम जब सेहतमंद ही नहीं होंगे तो ये सारे काम जो हम कर रहे हैं, जो पूरा खानदान लेके चल रहे हैं, जो पूरी बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए भी हैं, जिन्हें हम आगे कुछ करने के लिए कुछ बना रहे हैं, तो जब हम ही सेहतमंद नहीं है तो ये सारी चीजें कितनी टूट फूट जाएंगी अगर वो औरत जो है वो एकदम से आप निकाल दें बीच में से, उस सर्कल में से। तो सारी जब औरत हमारे पास आती है उस स्टेज पे, जब आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते उसके साथ।
ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन वो उस वक्त आएगी जब वो ट्रीटमेंट उसको नहीं दिया जा सकता। और फिर किस तरह मिजरेबल हो जाता है वो पूरा खानदान, वो तमाम लोग उस औरत के साथ, वो तो होती ही होती है, आप कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कितनी जरूरत है हमारी औरत को इस बात की कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखे और अपने आप को एक प्रायोरिटी दे कि यू आर अहेड ऑफ एवरीथिंग। जब आप ठीक होंगी, खुद सही होंगी, तब आप वो तमाम चीजें कर सकती हैं जो आप कर रही हैं। और ये हमारा माइंडसेट है हमारी सोसाइटी का, अपने ऊपर ध्यान नहीं देना। आप तो जब तक बिल्कुल उस स्टेज पे नहीं पहुंच जाएंगे, हाँ। जब आपके अंदर एनर्जी जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी, तब आप सोचेंगे कि चलो। मेरा ख्याल है जुबैदा ये एक साइकिल है जो कि शायद हमने अपनी वालदा को देखा होगा, उन्होंने अपनी वालदा को देखा होगा, सीखा ही नहीं, डीएनए में आया ही नहीं है कि अपना ख्याल रखें। बीइंग अ पेरेंट ये तरबियत करनी चाहिए हमें अपनी लड़कियों की, अपनी बच्चियों की, कि अपने आप को किस तरह से प्रायोरिटी देनी है, अपना ख्याल रखना है। यस, विद अदर थिंग्स एज वेल, बट यू आर इम्पोर्टेंट, योर हेल्थ इज वेरी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ये आप बात बिल्कुल मतलब बैठना सिखा देंगे, टांगे कैसे रखनी है, हाथ कैसे रखने हैं, स्माइल कैसे करना है। देखो इस तरह नहीं बैठो, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, बट पर अंदरूनी सेहत के ऊपर कभी ध्यान नहीं देना, सोच कैसे ठीक रखनी है। बिल्कुल। और शायद गालिबन यही चीज है जिससे तुमने अपने फाउंडेशन का आगाज किया इस सोच से। उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। बिल्कुल उसी वही काम करते हुए, आई थिंक ये जो भी बात की ना कि हम अपने वालिदैन से सीखते हैं, बिल्कुल ट्रू है। चाहे हमें लग रहा हो कि वो बच्चा हमसे नहीं सीख रहा, जैसे यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस दैट फेज पेरेंटिंग वाले, आई एम ऑल्सो इन दैट फेज। मेरी बच्चियां बड़ी हो गई हैं थोड़ी, बट आई एम स्टिल थिंकिंग कि आई डोंट थिंक सो कि वो सीख पा रही हैं जो मैं उनको सिखाना चाह रही हूँ। बट मुझे लगता है वो देख करके वो सीख रहे होते हैं और वो बाद में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट भी कर रहा होता है। तो मुझे भी लगता है कि probably it's in my, I have inherited that thing कि मैंने अम्मा अब्बा को देखा कि they used to do kind of help, they used to provide help to others, जो चाहे वो relative हैं चाहे वो नहीं है, in whatever capacity they can do। तो वो चीजें देखते देखते अंदर आ ही जाती हैं कि आप जो है वो एक नेचर में होता है आपके, आप इनहेरिट भी कर लेते हैं कि नहीं ये करना है, ये काम आप दूसरों की हेल्प करनी है। दिस इज वन ऑफ द थिंग बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आपके अंदर ह्यूमैनिटेरियन वो जो चीजें होनी चाहिए। तो बचपन से शायद ये देखते हुए जब, और फिर एक ऐसे प्रोफेशन में आ गए जो डॉक्टर का प्रोफेशन था जिसमें आप ओथ भी लेते हैं और आपके अंदर आपका दिल भी होना चाहिए ऐसा। हर बंदा हसास नहीं होता, डॉक्टर हसास नहीं होता। हसास तो अगर है भी तो आपको छुपाना पड़ता है प्रॉब्ली, अदरवाइज यू विल बी नोवेयर। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने अपनी हाउस जॉब शुरू की थी, तो मेरी हाउस जॉब शुरू हुई थी इमरजेंसी में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो ईआर वाला होता है। इट्स हॉरिबल, like government का डिपार्टमेंट है। and every time you're getting a patient, which I mean एक साथ बहुत सारे पेशेंट होते हैं, एक के बाद एक तो नहीं होता, एक साथ आ रहे होते हैं, like हर 2 मिनट में एक्सपायरी हो रही है और आपको लगता है आप छोड़ के भाग जाएं, क्या हो रहा है। और मैं शुरू में, मुझे याद है मेरे 3 महीने में रोती होती थी, क्या व्हाट आई मीन ये कैसा प्रोफेशन है, इसमें आप हर वक्त बस यही देखते रहते हैं कि लोग आ रहे हैं और आप नहीं कुछ कर पा रहे और उनकी डेथ हो जा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे प्रोफेशन में कुछ अजीब से हालात होते थे, लाइक क्राइंग एंड ऑल। और जो लोग इस फेज से गुजर चुके थे वो समझाते थे कि you have to be sympathetic, you have to be empathetic, but you have to hide it as well. Otherwise you cannot handle this situation, neither you can help anyone else. तो हसास दिल जरूर होना चाहिए डॉक्टर का, अदरवाइज आप तो पत्थर के हो जाएंगे। तो जब आप ह्यूमन ही नहीं होंगे तो आप, आई डोंट थिंक सो कि कोई आदमी, कोई इंसान अगर अंदर से जो है वो इस तरह का ना हो, जो फील ना करता हो, तो वो उस तरह हेल्प शायद कर नहीं कर सकता। तो जब ये वाले फेजेस से गुजरते गुजरते, अब तो माशाल्लाह से कुछ 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इम्यून तो हो गए, बट स्टिल अभी भी अगर जब I think I've shared with you as well prior कि जब हमारे पास खवातीन आती हैं, स्पेशली यही ब्रेस्ट वाले सिलसिले को लेकर के, और इतनी मिजरेबल होती है ना कि वाकई रोने का दिल करता है यार कि तुम इस स्टेज पर पहुंच कैसे गई। This is the part of your body and you're
यू सीइंग दैट, यू कैन सी दैट कि अब तो स्टेज पे हो कि चलो ये भी नहीं कह सकते कि पेन नहीं हो रहा, इसलिए पता नहीं चला, अब तो खून रसता है यार, अब तो उसमें कीड़े पड़ गए यार, अब मतलब इस स्टेज पे कैसे पहुंचता है एक इंसान? बेहस तो नहीं होता वो कोई, लेकिन तुम्हें क्या लगता है हमारी टैबूज हैं जिंदगी में कि हम अपने जिस्म को छुपाएं, अपने जिस्म की खराबियों के बारे में बात ना करें, क्या ये वजह है? बिल्कुल है, स्टिल अ टैबू। अब आप, हालांकि हम सोचते हैं कि शायद माशरा हमारा तब्दील हुआ है, हो रहा है, हो गया है, कुछ शायद शऊर आ गया है, लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं नजर आ रहा है अभी तक कि हमारी औरतें जो है वो अभी जो है वो, उनको पता भी है शायद, कुछ तो ऐसी होती है जिनको शायद पता भी होता है बट नहीं बता पाती, नहीं शेयर कर सकती। एक टैबू है, बता नहीं सकते, प्राइवेट पार्ट है, बात नहीं कर सकते। आई डोंट नो, प्राइवेट पार्ट तो मेल्स के भी हैं बट दे डू टॉक अबाउट इट। ऐसा क्या प्राइवेट पार्ट है? हमारे सीने नजर ही आ रहे होते हैं, ऐसा भी कुछ प्राइवेट नहीं है और बीमारी है ना। हाँ, कोई आपने खुद से तो अपने अंदर नहीं डाली। दूसरी चीज ये भी है कि एक तो नहीं, काफी बड़ा तबका ऐसा है जो सोचता है कि दिस इज सिन, इट्स काइंड ऑफ अ सिन, शी डिड समथिंग। सीरियसली, यानी आपने कोई गुनाह किया होगा तो उसका आपको ये अजर मिल रहा है, सजा मिल रही है। तो वो औरत भी ऐसा सोचने लग जाती है कि अल्लाह ताला ने पता नहीं मुझे किस गुनाह की सजा दी है। And you have to, before treating a patient, you have to counsel them कि भाई, कि नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, इतनी नेगेटिविटी अपने अंदर आपने खुद क्यों अपने अंदर डाली है? आपका माशरा इस चीज पे बात नहीं करना चाहता। आप मर्द हैं वो, कुछ लोग शायद लिबरल हो गए हैं, जो मैंने देखा है कि खुद ले आते हैं अपनी फीमेल्स को, वरना तो कुछ तो ऐसी आती हैं जिन बेचारी, उनके साथ फीमेल्स भी नहीं होती, तो वो बिल्कुल ही तन्हा होती हैं। सो दे हैव दैट फियर। अगर वो शादीशुदा हैं तो ऑब्वियसली हस्बैंड ने मुझे छोड़ देना है, बच्चों ने मुझसे आइसोलेट हो जाना है, या बच्चे मेरे ही ऊपर बर्डन बन जाएंगे जब मुझे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको घर से खानदान वाले आइसोलेट कर देते हैं, जैसे कि कोई कंटेजियस बीमारी है, अछूत होता है ना, कि उसके बर्तन अलग हो गए, उसके कपड़े अलग हो गए और वो एक हिस्सा ही ना रहे आपका। तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, सोशल टैबू ये इतना बड़ा है कि आप जब अवेयरनेस करने निकले तो आप बीमारी की तरफ आते आते तो आपको सदियां लग जाएंगी, जब तक आप इन टैबूज और इन डायलेमास से जब खत्म ही नहीं होंगे आपके अंदर, कि आप बात नहीं कर सकते, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, आपको कब लेके जाएगा आप। एंड देन इन टॉप ऑफ दैट द ऑल्टरनेट मेडिसिन एंड दैट झाड़ फूक वाली चीजें, कि पहले आपने वो ट्रायल्स देने लाजमी है, क्योंकि वो वाला माशरा कैफ जो अफोर्ड नहीं कर सकता। एक तो वो है कि बहुत बड़ा इशू है जिन लोगों के साथ, तो वो सोचते हैं कि भाई पहले आप बाकी सारी चीजें ट्राई कर लें जहाँ पर आपको ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा हो, ऑल्दो वो डबल ही हो जाता है शायद। अगर आप डॉक्टर को दिखा देते पहले तो उस स्टेज में नहीं पहुंचते आप, क्योंकि जब आप ऑल्टरनेट मेडिसिन कर रहे होते हैं या दम करा रहे होते हैं, तावीज करा रहे होते हैं, तो आप एक टाइम लैप्स कर देते हैं जहाँ पे आप सेफ पीरियड जो होता है आपका, और फिर जब आप डॉक्टर के पास आते हैं तो आप उस स्टेज पे होते हैं जहाँ वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो ये वाली चीज हमारे यहाँ बहुत प्रिवेल करती है। एक कुछ लोग आते हैं, मतलब स्टोरीज अगर हम देखते बैठे तो रोज आती है इतनी कि बंदा क्या करे। कुछ लोग ऐसे आते हैं जहाँ पर आप उस फीमेल से बात नहीं कर सकते, जो औरत है, जिसको मसला है, जिसको तकलीफ है, जिसकी बीमारी है, आप उसके मेल मेंबर से बात करेंगे जो आप उसको साथ लेकर आए, कि she is not allowed to talk about herself. Oh my God, I can totally understand that. I've seen her. हम रह रहे हैं पता नहीं स्टोन एज में रह रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं समझ में नहीं आता, कि जब आप ढूंढने जाते हैं क्या, किस सिरे को पकड़ के शुरू करो, तो किस सिरे को पकड़े, समझ ही नहीं आता ना। मुझे लगता है ये शुरुआत वहीं से होती है जब आप, जिस तरह कभी हम एज टीचर बैठे हों या कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, एजुकेशन में, अगर पेरेंट्स आते हैं तो बच्चा नहीं, ये करती है, ये यूं करती है, नहीं जी बहुत अच्छा काम करी, नहीं जी बहुत ये कर लेती है, भाई बच्ची को बोलने दो यार, आप चुप करो, आपको क्या पता। अब देखो हम माँ बाप हैं, माएँ हैं हम, मैं आज मेरी बेटी आंबल जो है, मुझे नहीं पता वो क्या क्या कर सकती है, वो बाहर कुछ और है,
और मैं अक्सर जब कुछ सुनाता है ना, मैं जाके मैं कहती हूँ अजनबी की कहानी, हाँ कौन है भाई, छलावा सा लगता है, घूमता हुआ घर में कुछ और बाहर कुछ और। Exactly. आप कैसे अपने बच्चे के लिए या बेटे के लिए बोलते थे जाके? मेरा ख्याल है यही चीज ये शादी के बाद भी अप्लाई होती है फिर। बिल्कुल होती है। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, कैफ राइट के अब तो मुझे लगता है कि स्कूल से ये तरबियत हो जानी चाहिए शुरू। जैसे हम बाकी चीजें बच्चियों को इफ वी कैन आफ्टर ग्रेड 5 अगर हम उनको ये बता सकते हैं कि आप मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगी, उसको कैसे डील करना है। हाँ। और इसी तरह से माओ को भी अपनी बेटियों की अब तरबियत इसी तरह करनी है कि दिस इज योर बॉडी पार्ट एंड इफ दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग कि आपने उसको एग्जामिन करना है, आपने उसको चेक करना है, और अगर आपको कुछ फील होता है तो आपको बताना है। यू डोंट हैव टू हाइड इट, अदरवाइज इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत ही लीथल हैं। ऑब्वियसली इट्स अ कैंसर, और फिर वो जान लेगा, और वो जान ऐसे नहीं लेता, वो बहुत तकलीफ से गुजरती है वो औरत। और अब तो ये हो गया कि ब्रेस्ट कैंसर हम सोचते थे कि ओल्ड एज बीमारी है, 50 साल के 60 साल के बाद है। अब आप 18 साल में देखें, अब 20 साल में देखें, अब आपको यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन होता जा रहा है। अब वो एक अलग चीज है कि अब उसके रिस्पेक्ट पे काम किया जा रहा है, और वो क्यों हो रहा है, हमारी पॉपुलेशन में ऐसी क्या चीजें हैं जो इतने यंग एज में आपको को ये वाली बीमारी जो ओल्ड एज में होनी चाहिए वो क्यों दिख रही है। तो इतनी चीजें हैं कि इस एक चीज को लेके जिस पे काम करने की जरूरत है कि आप को वाकई बहुत जरूरत है इसके ऊपर सोचो। तुम्हें क्या लगता है, तुमने इतनी कहानियां देखी हैं और रिसर्च करती हो, क्या वजह हो रही है कि यंग एज पे ब्रेस्ट कैंसर का अमल दिखना शुरू हो रहा है? यार क्या है, तो यू ऑल्सो नो दैट कि हम जब काम करना हमने शुरू किया तो बेसिकली वजह मेरी काम करने की यही थी कि वहां पर रहकर आप एक इंडिविजुअली तो चले आप कितने लोगों को केटर करेंगे ना, इंडिविजुअल बेसिस पे आप कर रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं, कुछ आपके साथ और भी लोग हैं जो चाहते हैं काम करना, वो भी कर रहे हैं, लेकिन इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है जो इस मर्ज का शिकार होती जा रही है कि आपको नहीं लग रहा था कि आप इस तरह काम करेंगे तो कुछ फायदा होगा। एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक अग्रेसिव अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस इस चीज की कि जो है वो ब्रेस्ट कैंसर क्या है ये वाली नहीं, अवेयरनेस इस चीज की कि अर्ली कैसे जो है वो इस चीज को डिटेक्ट किया जाए, because this is the cancer which is completely curable, which is completely treatable। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि although आप बाकी कैंसर के लिए नहीं कह सकते कि वो आप बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे, मगर अगर ये अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाता है तो इसकी ट्रीटमेंट आपके मुल्क में यहीं पर बहुत सारी जगहों पर पैसों से होती है, बहुत सी जगहों पर फ्री भी होती है, तो अवेलेबल है। तो ये वाली जो कैंपेन है, मुझे लगता था कि इसके ऊपर हमें बहुत अग्रेसिव काम करना है। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। हमने स्टार्ट भी अवेयरनेस से किया, तो कोविड था जो भी था, कि अपनी अंदर जो होने वाली चेंजेस हैं उनको फील करना कैसे है, और कैसे और कहाँ आपने फौरन जाकर के उसको दिखाना है, उसको लेके बैठना नहीं है और फिर ट्रीटमेंट शुरू करवा देनी है। अब यंग एज में क्योंकि हमने देखना शुरू किया, हम पहले देखते थे कि नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं 2 साल पहले मैंने काम शुरू किया, मैं कहूँ तो 2 साल में डबल होते जा रहे हैं कि जो मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए हमारे पास लोग आते हैं, इन नंबर्स जो हैं वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। जिसमें हमने यंग एज में जब नोटिस करना शुरू किया कि लड़कियों में, चाहे वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, तो जो हमने रिस्पेक्टर्स पढ़े थे भाई कि वो तो ये होते हैं कि लेट मैरिज होने की वजह से, या लेट पहला बच्चा होने की वजह से, या दूध ना पिलाने की वजह से, या हार्मोन देने की वजह से, या फैमिली में है, या जीन्स में है, तो वो सारी चीजें हम बहुत सारे लोगों में नहीं मिल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है वो आप देख रहे हैं कि उनके अंदर डिटेक्ट हो रहा है कैंसर। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पॉपुलेशन के अंदर एक तो वी डोंट हैव our own research available जो हमने जेन्युइन की हुई हो सही कि क्या है बेसिकली जो हमारी पॉपुलेशन का है। एवरी टाइम यू हैव टू लुक एट टू WHO की रेकमेंडेशंस, उनकी दिखाई हुई चीजें या कोई वेस्टर्न चीजें, वो वाली जो अफ्रीकन, अमेरिकन, यूरोपियन जो थोड़ा बहुत हमारी पॉपुलेशन से करीब मिलते जुलते हैं, उनसे रिलेट करके। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट काम यही है, जब मैंने बताया कि हमें जरूरत है कि हम अपनी पॉपुलेशन के अंदर ये जानने वाला काम
ऑल्दो हो रहा है बट बहुत तेजी से होना चाहिए कि क्या हमारे रिस्क फैक्टर क्या है यार, हमारी अपनी जो हम कहते हैं ना जेनेटिक म्यूटेशन वाली चीज हमारी पॉपुलेशन में कौन सी है, अभी तक हमने कोई काम नहीं किया उसके ऊपर, तो हमें कैसे पता कि ये वही है या कोई नई चीज मौजूद है उसके अंदर। तो वो वाला काम चल रहा है, एक हम HEJ के साथ जो है कराची यूनिवर्सिटी के साथ कर रहे हैं कि भाई हमारी पॉपुलेशन में क्या वही जीन्स हैं या कोई और हैं जो मौजूद हैं, जो जो अर्ली म्यूटेट एज कर रहे में क्यों आ रहा है, हैं। यकीनन उसी वक्त आ रहा है कि जो वो आपके पास पहले से मौजूद है। अगर ये वाले रिस्क फैक्टर्स मैं सारे छोड़ दूं तो फिर लगता है कि कोई अंदर है जो म्यूटेशन मौजूद है। दूसरा ये कि हमारी हैबिट्स हैं बहुत सारी कैफ ऐसी जो कि हमने नहीं बिल्कुल भी अडॉप्ट की हुई, जिसपे हमने देखा है कि रिसर्च हुई है दुनिया भर में कि अगर आप हेल्दी हैबिट्स हों अगर तो आप जो है वो काफी हद तक बच जाते हैं इन चीजों से। और हमारी हेल्दी हैबिट इन सेंस कि हम एक्सरसाइज तो आप कितनी पॉपुलेशन करती होगी यार, दूर है, कोसों दूर है। तो मतलब वो किसी को बताते हैं तो खुद भी हंसी आती है कि स्पेशली उस वाले पॉपुलेशन को जो बेचारे डे टू डे जो है सर्वाइवल में लगे हुए हैं, उनको आप क्या बताएंगे कि क्या एक्सरसाइज है और क्या नहीं। सही। तो हेल्दी हैबिट्स वो वाली तो छोड़ दें, फिर खाने पीने पे आ जाए अगर आप, तो उसके अंदर जो आप ऑर्गेनिक डाइट का प्रचार तो कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक डाइट अगला जब आपसे सवाल करता है कि इस महंगाई में जो है वो किधर से कहाँ से लाएं, क्या करें, तो फिर आप क्या जवाब देंगे ना। तो ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, आपका खाना पीना, आपकी हेल्दी हैबिट, और एक और चीज बहुत ज्यादा एडेड फैक्टर जो हम देख रहे हैं जिसके ऊपर उसके ऊपर भी काम हो रहा है कि कलर्ड फूड खानों में जो मिलावट है मसालों के अंदर स्पेशली यू डोंट हैव, क्योंकि हम लोग स्पाइसी फूड हमारे यहाँ नॉर्मली लोग वही वाला खाना खाते हैं जिसमें मसाले लाजमी होते हैं, और उनके अंदर हम चाहे वो आप डब्बे वाला मसाला ले रहे हो या खुला हुआ मसाला ले रहे हो या कोई भी यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको मिलावटें सारी, बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, तो वो वाली चीजें खत्म हो गई हैं जो हमने देखा था। इवन मुझे याद है कि मेरी दादी के जमाने में शी यूज्ड टू ब्रिंग मिर्चें, धनिया, जीरा साबुत ला करके और उसके बाद उसको घर में पीसी थी बाकायदा मेहनत, और वो वाला जो बनता था, बट that was healthy practice. yeah. जो अब आप देख रहे हैं कि ऑब्सोलीट अब तो साबुत भी ले आओ तो उसमें से कलर तो वो भी निकलना होता है। वो भी सही नहीं है, तो आप कहाँ लड़े, वही ना कहाँ लड़े। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे यहाँ खानों के अंदर, एडेड जो चीजें मौजूद हो गई हैं। फिर आप मुर्गी, गोश्त, ये सब चीजें तो आप लाइन से आपको पता है कि उनके अंदर मना करते हैं भाई कि उनकी फीड ऐसी है, तो ये कोई कहने की बात नहीं है, ये रियलिटी है। तो इसका मतलब हमने अपने ऊपर खुद ये अजाब लाए हैं। बिल्कुल हम खुद लाए हैं, हमें थोड़ा अपना पुराने ट्रेंड पे जाने की जरूरत है वापस। तो दैट्स व्हाट वी आर टीचिंग देयर फीमेल्स एज वेल कि आप, आई नो कि हर औरत अब काम कर रही है क्योंकि महंगाई इतनी है कि एक आदमी के काम करने से घर नहीं चलता। तो आप जब आप जाते हैं ना अवेयरनेस देने के लिए, तो आपको ये सारी रियलिटी चेक आपको जाहिर है आपको पता है, आप सिर्फ बोल के तो नहीं आ जाएंगे, यू हैव टू गिव देम सॉल्यूशन ना। वो आगे से सुन के तो वो चली जाएंगे, कहेंगे ये क्या बकवास थी, मैं तो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकती इन चीजों को। अगर मैं चलो हाई फाई सोसाइटी की बात कर रही हूँ तो वहाँ तो ये वाले मसाइल नहीं है, लेकिन वो फिर डिपेंडेंट है, मेड पे खुद तो नहीं करेंगी वो काम। और जब मैं नीचे और मैं काम कर रही हूँ सबके पे, जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते, जो नहीं एक्सेस कर सकते, या जो नहीं जानते इन चीजों को, तो मुझे पता होना चाहिए कि जब मैं उनको सोल्यूशन दे रही हूँ तो मतलब मसला बता रही हूँ तो मुझे सोल्यूशन भी देना है। मैं सिर्फ बातें करके नहीं आ जाऊंगी। जब एक औरत आएगी मेरे पास कि अब मुझे ये मसला फील हो रहा है, नो व्हाट, आई हैव टू गिव देम सम प्लेस जहाँ वो जाएं, जहाँ वो जाके अपनी स्क्रीनिंग करा सकें, जहाँ पर उनका खर्चा ना हो, जहाँ जाके वो अपनी ट्रीटमेंट करा सकें। मैं सिर्फ अगर बातें करके आ जाऊंगी तो मेरे काम करने का कोई फायदा नहीं है। तो जाहिर है जब मैं ये बताऊंगी कि भाई ये चीजें आपको हार्म कर रही हैं, तो कहेंगे कि फिर हम क्या करें। तो यस, हम खवातीन को थोड़ी सी चेंजेस लानी पड़ेंगी अपने, क्योंकि ये हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। अगर हमें अपनी अगली जनरेशन को सेहतमंद बनाना है तो हमें घर में अपने ये लाना पड़ेगा कि फास्ट फूड ट्रेंड खत्म करें। एक कॉल किया और फॉरन ऑर्डर पे खाना आ गया, ये आसानियां हो गई है ना जिंदगी में बहुत। कन्वीनियंस फूड्स जो है वो दे आर टेकिंग आवर लाइव्स बेसिकली, यू आर राइट। एग्जैक्टली। और पिछले 2 साल में कोविड के बाद हमने देखा बहुत ज्यादा। ओह यस, बहुत बहुत।
उन दिनों मुझे लगता है जब नहीं मिल रही थी, जब सारी चीजें बंद थी, तब तो हम कर रहे थे ना, सबने काम किया है, घर में चीजें बनाई है, सब कुछ किया है, तो हमें उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करनी पड़ेंगी, खाने पीने का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लोगों ने किचन गार्डन शुरू कर दिया है, देखा आपने कितने लोग करने लगे हैं, तो आप छोटी मोटी चीजें तो कर ही सकते हैं। हाँ ठीक है, बहुत बड़े पैमाने में आप नहीं करें, लेकिन क्योंकि हमें अब सिखाना पड़ेगा अपनी अगली जनरेशन को, दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर नहीं कर सकेंगे हम रिकवर इन चीजों को, मुश्किल होगी बहुत ज्यादा। मुश्किलात की तुम बात कर रही हो, वैसे ही मुझे तुम्हारी बातों से लग रहा है इतने मरहले तय करने हैं। अवेयरनेस सबसे पहला, हाँ। मतलब ये एक चीज होती है जो बंदा एक्सपेक्ट करता है कि अच्छा यार अब बीमारी हो गई है, थोड़ी बहुत अंदर आगाही आ गई होगी, पर नहीं है ना, दिस इज, ये परसेप्शन मेरा भी था, है ना। बट दिस इज नॉट ट्रू, नो, नॉट एट ऑल ट्रू। तो ये तो तुम वो बातें कर रही हो जो तुमने मसाइल तुम्हें दरपेश आए जब तुम पेशेंट के साथ हो। एक और भी मसला जो तुमने अपने बोझ कंधों पे उठा लिया वो है फाउंडेशन को रजिस्टर कराने का, क्योंकि मेरे सामने होना शुरू हुआ था वो सब, और मुझे याद है जब पहला तुम्हें पेपर मिला, उसका एनओसी था, जो तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम रो पड़ी थी। और मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें देख रही थी और मैं सोची थी, मुझे आई कैन टोटली सी वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम। इतना ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाना ये भी थका देता है यार आपको। Exactly, थका देता है ना। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं तो फिर आपको जैसे वो पेपर मिलना एक अचीवमेंट थी, तो बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन यू हैव सीन के उस पेपर के मिलने में कितने धक्के थे और कितने मसाइल थे। ये मेरा वही वाली बात है कि जब आप इससे पहले जो है वो शायद दुनिया नहीं देखती थी, पता नहीं था, मुझे नहीं लगता कि अगर आप कोई नेक काम करने जा रहे हैं, भलाई करने जा रहे हैं, आप दूसरों की भलाई सोच रहे हैं, ये सोच करके कि शायद जो है वो मेरी छोटी सी एफर्ट जो है वो उससे थोड़ा बहुत कोई चेंज आ जाए, लेकिन उसमें इतनी हिंड्रेंस आएंगी, इतनी ज्यादा लोग आपको जो है वो नेगेटिवली देखेंगे कि जैसे आप कोई काम भला नहीं करने जा रहे, आप तो कुछ और ही करने जा रहे हैं। तो शायद कुछ लोगों ने ऐसे परसेप्शन छोड़े इन कामों को करने के लिए, जो आए ये दिखाने के लिए कि हम अच्छाई करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड में कुछ गलत काम हुए, तो जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में है, और वो कॉन्सिक्वेंसेस जो है जो सही करना चाहते हैं उनको जो है वो मुश्किल होती है उसमें। तो यस, रजिस्ट्रेशन कराना और एनजीओ बनाना, और एनजीओ प्रॉपर काम करने के लिए ऑब्वियसली आपके पास पेपर वर्क होना होता है, और हमारी सिस्टम जो है वो आई डोंट नो बहुत बहुत मुश्किल है। और थका देने की जो बात की कैफ तुमने, मुझे लगता था एक बार मैं कई दफा वसीम इज ऑलवेज बीन देयर फॉर मी, जब मैं काम कर रही हूँ, वसीम इज माय हस्बैंड, हम उस पे भी आएंगे अभी। तो मैं बोलती थी नहीं कर सकती मैं, मुझे नहीं लगता इतनी मुश्किल, मतलब आई एम नॉट आस्किंग समवन टू गिव मी, आई एम जस्ट वांट टू गिव व्हाटएवर आई हैव, कि मैं जो मेरे अंदर मुझे पता है, जितनी मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ वो मैं एटलीस्ट दे दूँ, सोसाइटी को कुछ तो देके जाए बंदा, अल्लाह मियां ने जो है वो भेजा है दुनिया में, तौफीक भी दी है, हाँ। तौफीक दी है। तो अगर उसमें लोग इतनी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, आपको इतना नेगेटिव देख रहे हैं, आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं कि आप जैसे पता नहीं क्या करने आ रहे हैं, तो आई डोंट वांट टू डू दैट। तो ही इज लाइक मी, ऐसे ही होता है, जस्ट आपको बस करते जाना है, ये नहीं देखना कि कौन क्या कह रहा है, आपको सिर्फ ये देखना है कि यू आर सेटिस्फाइड, यू आर डूइंग राइट, और आपको लग रहा है कि लोगों को कुछ ना कुछ 1% भी कुछ फायदा हो रहा है, जस्ट कीप ऑन डूइंग, और दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, स्लो एंड स्टेडी, बट इट हैज टू गो ऑन, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम आई थिंक अंदर से जो है वो हम खुश नहीं रह सकते, जवाब देना पड़ेगा फिर जाकर। सही बात। दुनिया मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरी खाला ने मुझे कहा, मैंने एक दफ़ा इजहार किया कि मैं सोशल वर्क की तरफ जाना चाहती हूँ, तो आई थिंक आई वाज 16-17 इसी तरह की होंगी, मुझे पता नहीं था सोशल वर्क होता क्या है, बस एक आइडिया था कि भाई हमने कार्य खैर करना है। हाँ, तो माय खाला इज वेरी, शी इज अ वंडरफुल पर्सन, बट शी इज अ वॉइस ऑफ अ लॉट ऑफ
practicality in my life. Wow. So I'm really grateful that she is there. कि मुझे हमेशा वो राह पर वापस लेकर आती है कि इतना मत फैलो, यहाँ पर आ जाओ. तो मुझे कहती हैं आई एम ब्लेस्ड. यस, थैंक गॉड. देयर इज समवन हु कैन टेल यू कि अलाइन कर सकते हैं आपको ना, वो वॉइसेस हैं आपकी. तो मुझे वो कहती हैं कि तुम क्यों सोशल वर्क करना चाहती हो? तुम्हें अंदाजा है सोशल वर्क करने वाले कितने सेल्फिश होते हैं अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि you can't give time to your family because you're so dedicated towards the social practice. But I see you juggling your family with your social practice so beautifully. Tell मुझे बताओ उसके बारे में थोड़ा सा, क्या करती हो, कैसे कोई अंदर तुमने कोई खा के कुछ निकलती हो, कौन सा खास तुमने निशास्ता बनाया हुआ है अपने लिए? हम लोग पहले ही तो डिस्कस जो कर रहे थे कि वही वाली बात है कि बड़ा सोशल वर्क करने का शौक है और निकल तो पड़े हैं, लेकिन जब निकल पड़े हैं तो वो जो बाकी चीजें मैनेज करना बहुत मुश्किल है. शुरू में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था कि ये हो कैसे मैनेज, ये सारी चीजें जो पहले से मौजूद थी उसमें ये जो एडेड फैक्टर है जो कि खुद एक बहुत बड़ा काम है, उसको कैसे मैनेज करेंगे आप. लेकिन आई थिंक समहाउ अल्लाह ताला ने खुद ही कुछ मदद कर देनी होती है अगर आपकी नीयत सही है प्रॉब्ली. और यस, यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ अकॉर्डिंगली कि आपको बहुत ज्यादा टाइम टेबल बना करके चलने की जरूरत पड़ जाती है. अगर आप कैजुअल नहीं है तो फिर आप नहीं मैनेज कर सकते ऑब्वियसली. उसमें ये होता है कि कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज भी होती हैं और वो चीजें होती हैं जो आपसे रिलेटेड होती हैं. आप बाकी सारी चीजों को तो सही करने में लग जाते हैं. यस, आप निगलेक्ट हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज होते हैं. यानी आप भी उसी राह पे चल पड़ते हैं जिस पे आपके पेशेंट्स होते हैं. एग्जैक्टली. लेकिन ये कि हाँ निकल आता है टाइम, आप निकालते हैं अपने लिए, जरूरी होता है निकालना और वो निकल भी जाता है. हाँ, ये आप अकेले नहीं कर सकते. क्या आपको सपोर्ट चाहिए होता है लोगों का, स्पेशली आपकी फैमिली का, जो आपके साथ हैं लोग. अगर वो सपोर्टिव हैं तो फिर आप जो है वो ये सारे काम अच्छे से कर सकते हैं, कर लेते हैं. आपका जो टीम वर्क है वो कितना सपोर्टिव है, कितनी हेल्पिंग है, ये सारी चीजें जो है वो इन सब के साथ मिलकर चल सकती हैं. अकेले बंदा नहीं कर सकता. You're a very epic example of a woman who's empowered because आपने अपनी education complete की हुई है, you got married, you have children, and then at some point in your life you decided कि you want to now give in to this passion, this need that you wanted to give back to the society. I think the most wonderful thing about your story is that it's unlike any feminine story जिसमें आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं है जो evil है, बल्कि ज्यादातर मर्द वो हैं जो supportive हैं. So let's talk about your husband a little bit. What kind of I think he's a very powerful voice in your head, in your heart. जैसा तुम कह रही हो ना कि दूसरे मेरे लिए बुरा सोचे तो मैं छोड़ दूं, and he is the one who's pushing you forward. बिल्कुल कैफ, अल्हम्दुलिल्लाह. आई मीन मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला के जितना भी शुक्र अदा करूँगा मैं कि आपका बेटर हाफ, आप स्पेशली आपका हस्बैंड अगर ही इज सपोर्टिव, देन आई थिंक वुमेन कैन डू एनीथिंग शी वांट्स. बस आपका अगर कोई you're on a right track, you're positive, you want to give something to the society, चाहे वो आपकी एजुकेशन है, चाहे आपका प्रोफेशन है, चाहे आप कोई दुनिया में K2 पे चढ़ना चाहते हो, अगर तो बंदा आपका सपोर्टिव है ना, तो मुझे लगता है कि वो औरत ब्लेस्ड है और वो कर सकती है और उसको करना चाहिए. Wasim is, you know him very well. He's a very loving creature. Yeah. As a husband कहूँ या as a father कहूँ, as a human being, उनके अंदर भी ये वाला जो एक है, although he don't express. बाकी लोगों को शायद मिलके ऐसा लगता है कि he's very kind of जो है थोड़ा सा सख्त मिजाज में, but he's very soft from inside. So for me he's a very loving husband. तो मेरी चीज़ों को सुनना, समझना, what I want, और फिर उसके बाद उसको लेके चलना कि कैसे आगे जो है वो क्या तरीका होना चाहिए, क्या रास्ता होना चाहिए, उसको किस तरह से टैकल किया जाए, मैंने शायद वसीम से सीखा है प्रॉब्लम.
I think I have a father like that. कि he was a role model for me. मुझे बचपन में लगता था कि नहीं ऐसे ही हस्बैंड होना चाहिए जैसे अब्बा है. सही. So he is also very loving. I mean, towards my mother. और बेटियों के लिए तो स्पेशली बहुत ही ज्यादा ना. वो स्पेशली जब अम्मा काम करा रही हूँ और अब्बा कहते हैं उसको पढ़ना है, नहीं she will not do that, और अम्मा कहती है तो शादी भी करनी है, सिर्फ पढ़ना नहीं है. सही. तो उसने काम भी सीखना है. तो वो मेरे लिए बड़ा वो था. अब्बा वाला फिगर भी एज अ मेल वेरी सपोर्टिंग, ऑलवेज देयर. जो करना है, जो पढ़ना है. आई थिंक आई एम अ डॉक्टर बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि मेरा अपना ऐसा कोई पैशन बहुत ज्यादा नहीं था उस वक्त जब मुझे प्रोफेशनल लाइफ में जाना था. I was towards आर्ट्स एंड म्यूजिक एंड शायद मैं गाना सीख लूं और वो अच्छा. और वो वाला खैर उस वक्त अब रुझान नहीं था. अब लाइक नहीं, आई थिंक यू कैन डू दिस. अच्छा भाई चलो कर लेते हैं. और तो खैर रोते धोते उस वक्त मेडिसिन तो कर ली, लेकिन देन जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आए जिन आई रियलाइज ही वाज राइट गिव मी द स्पार्क कि मैं आगे बहुत कुछ कर सकती हूँ. एक रास्ता था. अब तो पूरी दुनिया खुल के सामने आ गई है ना कि आप आप प्रोफेशनली भी साउंड हो सकते हैं. यू कंटेंटेड एज वेल. अब आपके ऊपर है कि आप कितना डिलीवर करते हैं और कितना नहीं करते. तो वो एक रास्ता उन्होंने दिखा दिया था. चलना उसने सिखा दिया था. बहुत सपोर्ट किया हर तरह का. और उसके बाद फिर वसीम केम इनटू माय लाइफ एंड ही इज माशाल्लाह वेरी सपोर्टिव एंड ऑल. तो उन चीजों ने मुझे इस तरह हेल्प की कि मुझे बाकी चीजें जो मैनेज करने वाली थी वो बहुत आसानी से मैनेज हो गई. और अल्लाह का शुक्र है कि वो वाला पार्ट जो घर वाला है, बच्चों वाला है, शौहर वाला है, वो भी अच्छे से चल जाता है. और फिर मुझे रोना है तो भी मुझे उनके सामने रोना है. मुझे अपनी भड़ास निकालनी है तो भी मेरे सामने निकालनी है. गुस्सा करना है तो वो भी करना है. तो ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी. तो वो शायद हर एक को शायद नहीं मिल पाता, बट उसकी वजह से आप कर सकते हैं जो दिल चाहता है आप कर सकते हैं. ये कड़ी बड़ी मिलती है उस बात से कि जो ख़वातीन तुम्हारे पास आ रही हैं और खुद अपने बीमारी के बारे में नहीं बात कर पा रही, पर तुम उसके खामन से वो बात कर रही हो. मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि कितना अजीब हो गया है ना हमारे मुआशरे का. जो मर्द है वो चाह रहा है कि हमारी बीवी को देखे भी कोई औरत, लेकिन वो अपने घर की लड़कियों को पढ़ाने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी घर की औरत ने या बेटी ने तो पर्दे में ही रहना है. और लेकिन जब आप उनको कहें कि भाई इस तरह के भी मर्द मौजूद हैं जिस तरह से तुम्हारे अब्बा हैं, तुम्हारे हस्बैंड की बात कर रहे हैं, तो वो कहते नहीं भाई ये कौन से मर्द होते हैं, ऐसे तो मर्द होते ही नहीं, ऐसा नहीं होता. ये ना इस तरह होता है. हाँ बिल्कुल, ऐसा तो होता ही नहीं है. हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं, आप कोई कहानी सुना. एग्जैक्टली. तो ये मेरा ख्याल है बड़ा जरूरी है कि कहानियां सामने आए, ये बातें सामने आए, जिसमें उनको ये मिथ ना लगे कि इस तरह का मर्द मौजूद ही नहीं है. बिल्कुल, क्योंकि वही वाली बात है. क्या हम ये सोच रहे हैं ना कि हमें अपनी लड़कियों को सिखाना है, उनको ग्रूम करना नहीं, हमें अपने लड़कों को भी सिखाना है. आई थिंक उनको ज्यादा बताना है. इसलिए जो नेक्स्ट लास्ट ईयर से जब मैंने सेशंस शुरू किया, तो मैंने यूनिवर्सिटीज में स्पेशली आई कॉल बॉयज एज वेल, because they are the ones who will take care of them once they get married. अगर नहीं भी तो बहन है, अम्मा है, एटलीस्ट अगर उनके पास बैकग्राउंड है कि यार ऐसा है, and I am the one who's going to take care of them, because somehow वो वाला माशरा है हमारा जहाँ पे औरत डिपेंडेंट है मर्द के ऊपर. और आई थिंक रहेगी कुछ अरसे तक तो रहेगी, जब तक काफी रहेगी. तो दे नीड टू बी अवेयर. एक माँ को बच्चे को इस तरह बड़ा करना है कि तुम्हें इन चीजों को समझना है कि तुम्हारी माँ है, बहन है या बीवी है, तो उसको तुम्हें ये लिबर्टी देनी है कि वो तुमसे बात कर सके. उसके अंदर से वो हिचकिचाहट खत्म हो जाए कि वो ये ना करे कि जैसे मुझे याद है बचपन में हमारे अगर जो साइकिल जब शुरू होती थी तो मतलब घर के मेल्स को पता नहीं वो वाली चीजें होती थी ना. तो वो वाली चीजें अब खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि ये हम ऐसा समझते हैं शायद कि ये चीजें हमारी कल्चर का हिस्सा है. कि ये कल्चर का हिस्सा है कि
ये चीजें खराब नहीं पैदा करती। हाँ, मेरे तो ख्याल में हमारे कल्चर में बड़ी खूबसूरत जो बात होती थी, और मैं ये कल्चर की बात बता रही हूँ, कल्चर कुछ 70 साल पुराना तो नहीं है, हम लोग तो 7000 BC का कल्चर चल के लेके चल रहे हैं। मेहरगढ़ है हमारे पास जो बलूचिस्तान में है, फिर हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक जो मजे की रिवायत है, वो तुमने मेंस्ट्रुअल साइकिल का जिक्र किया कि औरत को भेज दिया जाता था कि इस फला सेफ हाउस में जाके आप बैठे। ये अभी भी इंडिया में बहुत सी जगहों पे होता है, हमारे यहाँ पे भी होता है, लेकिन उसको क्या किया है इन्होंने, उसको नेगेटिव बना दिया है, बजाय ये समझने के वो औरत को रिलैक्स करने के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि सफाई का इंतजाम करना पड़ता है। कुछ ऐसी जगह जिस तरह आप अगर डेजर्ट एरिया में चल जाना है, पानी की कमी है वगैरह, तो वो सहूलत के लिए क्या हुआ कि भाई तुम इस अरसे में इतना ज्यादा परेशान मत हो, और लोग इस पे काम कर लेंगे। वो क्या हो गया, उसको किसी लेवल पे कहीं पे जाके ऐसा बना दिया जैसे ये तो मनहूस हो गई है, ये 7 दिन में गंदी हो गई है, ये 7 दिन वो यूं नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। मुझे याद है जब मेरा साइकिल स्टार्ट हुआ था शुरू में, मुझे बहुत पेन होता था, 1-2 दफा मैं हॉस्पिटलाइज भी हुई। तो जो हमारे बड़ों ने भी सिखाया वही मेरी वालदा ने भी किया कि चुप तो चुप, नहीं पता चले। और मैंने एक दिन, मुझे भूल जाता है, अक्सर ये बातें भूल जाती है मुझे, क्योंकि मुझे जो चीज नहीं है, हाँ, छुपाने की कॉन्सेप्ट मुझ में नहीं है। तो मैंने अपने वालिद साहब को एक दिन बैठ के बताया कि मुझे पीरियड हो रहा है, मुझे बड़ी पेन हो रही है। तो अब वो उठे, और मैं शायद उस वक्त 14 साल की होंगी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। वो रात हम डिनर कर रहे थे और वो उठे हैं और वो गए, अच्छा ठीक है, यूं करके बात की उन्होंने। हालांकि बड़े वसी सोच के थे, फिर भी इस जगह पर बाप कुछ ज्यादा ही बन गया वो। तो उन्होंने जाके मेरी वालदा को कुछ कहा। अगले दिन अम्मी ने बड़े तहम्मुल से मुझे समझाया कि बातें नहीं करने की जरूरत है। तो मुझे याद है कि मैं अंदर से, मेरे एक अजीब सा गुस्सा फूटा कि ये क्या बात हुई, मुझे तकलीफ हो रही है और मैं अपने बाप को और अपने भाइयों को नहीं बता सकती, और मुझे तकलीफ हो रही है और वो लोग कुछ भी कर रहे हो, उनको ये पता ही ना हो मुझे तकलीफ हो रही है। मैं हॉस्पिटलाइज हुई हूँ, मुझे देखने आओ यार। मतलब डॉक्टर ने मुझे ड्रिप लगाई है, उन्होंने, मैं मतलब नीली हो गई थी बिल्कुल, इतनी शदीद पेन, मुझे बड़ा मुझे दुख हुआ। हाँ, तो मुझे लगता है पता होना चाहिए, क्योंकि देखो ना, वही भाई जब शादी करेगा और अगर एग्जैक्टली होगा तो वो किसको जाके बोलेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। मुझे हुआ कि शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड से, हाँ बिल्कुल, मैं तो बताया, मैं तो इतना ठा करके उसको बोला कि वो बेचारा, वो जिस कल्चर से आया था वहां पे तो ये है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो भी वही है कि उसको भी नहीं पता है। हाँ, लेकिन सीखा, और अच्छा हुआ सीखा, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। हम कभी ऐसे हालात में फंस जाते हैं, जिस तरह तुम भी काम कर रही हो, मैं भी काम करती हूँ, मर्दों को झिझक होनी नहीं चाहिए, औरतों को भी नहीं होनी चाहिए, जरूरत पड़े तो आप मदद कर सकें। एग्जैक्टली, इट्स अ नॉर्मल थिंग। और उसमें फिर आप छुपते फिरे, छुपाते फिरे, हाँ, थक जाओ आप यार, वही ना, इसलिए कि आपने ऐसा कल्चर बनाया है कि आप नहीं कर सकते। तो ये जो होता है ना, जो फीमेल जिनसे हम बात नहीं कर सकते, उनसे हम ये भी नहीं पूछ सकते कि आप, क्योंकि हमें हिस्ट्री लेनी है ना, तो हमें पूछते हैं कि भाई पीरियड कब आए थे आपकी, तो वो तो इसको आए थे ना, लेकिन पूछेंगे आप उससे जो आदमी है साथ में। सही बात, कैन यू इमेजिन? ये तो बहुत ही डिस्कनेक्टिव है। तो ये किस तरह का रिलेशन है? इट्स जस्ट कि वो बच्चे पैदा करने की मशीन है, दैट्स इट। वो बच्चे पैदा करने की, ये कमाने की है, अजीब मशीनरीज का वियर्ड डिसफंक्शन हुआ है, और जिंदगी फिर घर तो नहीं। तो फिर वही ना, फिर वो बच्चे जो ये इस तरह के पेरेंट्स पाल के बड़ा करके माशरे को देंगे, वो क्या होंगे? तो आप क्या जनरेशन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम इतनी डाइवर्सिटी, चलो दुनिया भर में सब जगह होगी, लेकिन कहीं तो कोई कॉमन ग्राउंड होगा ना यार, कि जहाँ से बच्चा ग्रूम हो रहा है, शुरू से सीख रहा है, वो चीजें तो कम से कम नॉर्मली सब उसी तरह ब्रॉटअप हो। हमारा वैसी एजुकेशन सिस्टम जो है वो तबाह बर्बाद हो रहा है। कोई बिल्कुल आसमान से बातें कर रहा है, कोई बिल्कुल जो है वो पढ़ है ही नहीं कि स्कूल जाएगा। इस कदर डिस्ट्रैक्शन है। तो हमें जब हम कहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे काम करने की जरूरत है, तो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं है यार। ग्रास रूट लेवल तो घर ही हो गया ना। आपने अगर माओ को सिखा दिया, तो माएँ जो है वो लग जाए ना कि वो कहीं ना कहीं टीचर्स जो है स्कूल में, फीमेल टीचर है, मेल टीचर है,
इसीलिए दरअसल ITF मैंने यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन का मकसद ही मेरा यही था कि वहाँ पे जो जनरेशन है वो है जो अब नेक्स्ट जनरेशन जो है वो उनसे बन के आगे बढ़ेगी, तो दे शुड नो अबाउट इट। वो तो चलो उनका ब्रॉटअप हो गया, उनके अम्मा अब्बा ने जो भी उनको सिखा दिया, अब हम कम से कम यहाँ से ऑनवर्ड जो भी चीजें लेके कर रहे हैं उनमें तो कुछ तब्दीली, बेहतरी की तरफ तब्दीली आनी शुरू हो, वो जानना शुरू कर दें जो उन्हें अपने आगे वाली जनरेशन को सिखाना है। क्योंकि अब कुछ अर्से में यूनिवर्सिटीज के बच्चे, उनकी शादियां होंगी, दे गोना हैव देयर फैमिली, बच्चे होंगे, अब उनको वो चीजें पता होनी चाहिए। इवन स्कूल में भी जब हम गए तो हमने जो वो वाली बच्चियां हैं जो आप समझे ए लेवल वाले हैं, ओ लेवल वाले हैं, हमने उनको भी सेशन दिया, नॉट इन अ सेंस कि बहुत स्केरी हो जाए कि ब्रेस्ट कैंसर में खुदा ना खास्ता ही हो जाता है, बट वो वाली चीजें कि सेल्फ एग्जामिनेशन तो एटलीस्ट बच्ची जो है वो जानना शुरू कर दे। सही। क्योंकि हम एक अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्री है, एक लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की कंट्री है, जहाँ पर हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है कि हर कोई स्क्रीनिंग मैमोग्राम कराएगा, हर के पास वो पैसे नहीं है, हर कोई नहीं जा सकता। तो ये एक छोटा सा 5 मिनट का सेल्फ एग्जामिनेशन जो एक बच्ची, लड़की, औरत घर में खुद कर सकती है महीने में एक दफा, एटलीस्ट वो तो उसको पता हो। 100% स्क्रीनिंग टूल नहीं है, मैं जानती हूँ, अब दुनिया में नहीं माना जाता अब, लेकिन स्टिल उन कंट्रीज में जो हमारी जैसी हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, दूसरे डेवलपिंग श्रीलंका, ये सारे, उनमें यही चीज काम करिए कि आप सेल्फ एग्जामिनेशन को अपना अपना जो है वो रूटीन बना लें, बिकॉज इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फिक्स हो जाता है। आप अर्ली डिटेक्शन की तरफ चले ही जाते हैं। जब तक कि हम वो वाली काम करें कि भाई नहीं 40 के बाद मैमोग्राम हर एक को अवेलेबल हो जाए, इट विल टेक सम टाइम, वी आर वर्किंग ऑन दैट, बट वो वाला स्टेज आने में टाइम लगेगा, लेकिन ये वाला काम हो सकता है। तो इसलिए हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के बच्चियों को ये वाली चीजों को सिखाना और तुम्हारी ये जो स्क्रीनिंग की जिसकी तुम बात कर रहे हो, अपने खुद का सेल्फ एग्जामिन करना, इसका तुमने काफी डिटेल्ड अकाउंट अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है, जो कि हम चलाएंगे, टिकट चलाते हैं। जब वो बन रहा था इसकी हम बात कर रहे थे, एक तो वेबसाइट पे है और जो मोबाइल ऐप हमने बनाई है, स्पेशली कोविड में जो है ऑनलाइन जब सब था, और एक ब्रेस्ट कैंसर की पूरी मोबाइल ऐप मौजूद है। मैं इसलिए यहाँ बताना चाहूंगी कि इट्स अ फ्री ऐप। प्लीज टॉक अबाउट इट। हाँ, दिस इज अ मोबाइल ऐप जो कि एंड्रॉइड पे है, एप्पल पे भी है, यानी गूगल और प्ले स्टोर दोनों पे मौजूद है। जस्ट पिंक पाकिस्तान हम लिखेंगे और वो डाउनलोड हो जाती है इजीली। फ्री है बिल्कुल, जिसके ऊपर सारी रीजनल लैंग्वेजेस में, नॉट जस्ट उर्दू एंड इंग्लिश, हमारी जितनी जबानें उन सब में, ताकि एक्सेस ज्यादा से ज्यादा से लोग फायदा उठा सके। ये बनाई इसीलिए गई है कि लोगों को फायदा हो सके। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपने खोला मोबाइल ऐप लगा ली और आपको ब्रेस्ट कैंसर क्या इन्फॉर्मेशन मिली, उस पे जो है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप सेल्फ एग्जामिनेशन का करने का तरीका विद पिक्टोरियल, मतलब उस पर डेमोन्स्ट्रेट होता है। उस पर वॉइस इंटीग्रेशन भी है कि अगर आप जो है वो नहीं लिखना पढ़ना कुछ नहीं आ रहा होता तो आप सुन तो सकते हैं, सुन के समझ सकते हैं। वो सारी मौजूद है। फिर उसके ऊपर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए मौजूद है, पूरा एक पोर्टल मौजूद है कि जब आपने सेल्फ एग्जामिनेशन किया, अगर उस वक्त आपको कुछ फील हो गया तो आप उसी वक्त वन ऑन वन आप बात कर सकते हैं, या आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है तो आप उस पर जाकर बात कर सकते हैं। ब्रेस्ट सर्जन की अपॉइंटमेंट, रेडियोलॉजिस्ट की, इवन थेरेपिस्ट की, जो लोग इस चीज से गुजरते हैं और इसके साथ जो ट्रॉमा से गुजरते हैं, विच इज इन अनदर स्टोरी, कि कोई भी बीमारी हो वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो लाती है, और स्पेशली कैंसर जैसी बीमारी के साथ तो पेशेंट और उसकी फैमिली सब ट्रॉमेटाइज होते हैं। तो वो थेरेपिस्ट के मौजूद है उसके अंदर अपॉइंटमेंट। आई मीन इट्स एवरीथिंग अबाउट ब्रेस्ट कैंसर जो कि उसके अंदर मौजूद है। तो लोग उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें, तो जितना ज्यादा उसके साथ आप फायदा उठा सकते हैं उठाएं। उस पर एक नंबर मौजूद है कि जिसके ऊपर क्वेरीज आप अपनी छोड़ सकते हैं, और मैं फिर पर्सनली रिप्लाई करती हूँ उसके ऊपर, जिसकी जो मसाइल होते हैं आप अपनी रिपोर्ट उस पर डाल दें, जो और प्राइवेसी बिल्कुल है उसके अंदर, 100% हमने श्योर रखा है उसको कि किसी की भी जो है वो पर्सनल डिटेल्स जो है उसके अंदर डिस्क्लोज नहीं, वो प्राइवेट रहती हैं। तो आप आराम से जो भी चाहे उसके अंदर अपनी चीजें उस पर शेयर करें, और उसको हम रिप्लाई करते हैं जितना हेल्प आउट कर सकें। कि बहुत सारी मेरे पास उस पर क्वेरीज आती हैं, एंड आई एम हैप्पी के लोग जो है वो उसको यूज करें। कि हालांकि किसी को डॉक्टर का पता करना होता है, किसी को स्क्रीनिंग का पता करना होता है, किसी को कराई भी होती है चीजें, उनको फर्दर कुछ चाहिए होती हैं, फिर सेल्फ एग्जामिनेशन को लेकर के कुछ लोगों की क्वेरीज होती हैं,
there are many things that people want to know, तो this is one thing जो हमने ऐप जो बनाई है, इसको मैं चाहती हूँ कि जितना डिसेमिनेट हो सके Yeah. लोग उससे फायदा उठाएं। तो इससे मुझे ये याद आ रहा था कि जब हम ऐप बना रहे थे और उसके ऊपर जब हम सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए हमें डेमो डालना था, it was a huge task. I'm sure. I was there actually. I remember. So crazy. किस तरह से ये दिखा सकते हैं? And you know your husband Wasim, he was hilarious. मतलब मैं कहती हूँ खुदा के वास्ते सीरियस हो जाए, कोई बात ही करने वाली, और क्योंकि वो सभी ऑकवर्ड हुए हुए थे उसको इतनी मुश्किल होती थी ये सुनने में कि भाई छाती का ये I mean like मैं कोशिश करती थी कि मैं ये वो फील ना, मेरे अंदर वो झटक निकल चुकी है, बट जब अगर आगे से आपको वो फीडबैक आ रहा होता है कि अगला बंदा यूं देख रहा है, यूं बैठ रहा है, यूं हो रहा है, ये क्या हो रहा है। No, it is difficult because जब आपको आदत ही नहीं डाली हुई शुरू से, और फिर बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात जुबैदा ये है कि उर्दू में हमें आदत ही नहीं रही है ना बीमारी के बारे में बात करने की, ना अपने आज़ा के बारे में बात करने की। तो वो बड़ा, जिस तरह सीने का सरतान का एक हम लोगों ने वो भी किया था, मुस्तफा ने वो लिखी थी कहानी, वो मुझे मजा आया करके। मैं सरतान मैंने पहली दफा लफ्ज सुना, वरना हम कैंसर के नाम से जानते उसको। सरतान कहना जो है वो इतना डेंजरस भी नहीं लगता, इतना ड्रॉनी भी नहीं है, तो ठीक है यार। और छाती भी इतना बुरा लफ्ज नहीं है यार, अपना लफ्ज है, कर लो इस्तेमाल। So वो पूरा जो ट्रांसलेशन वाला ये था, और oh my god, और वो जो बनाने वाला था, जो कितना एक्सपोज करना चाहिए, कितना लोग बर्दाश्त कर सकेंगे, लोगों का क्या रिएक्शन आएगा कि भाई आपको खुदा ना खास्ता वल्गैरिटी की तरफ जा रहे हैं। सही बात है, इतने इश्यूज थे ना उसके अंदर। लाइक आप बाहर आप वेस्टर्न चीजें देखते हैं, हर कोई देख रहा होता है यार, ये यूट्यूब है, ये हर चीज, अब तो सोशल मीडिया इतना ज्यादा कल्चर में आ चुका है लोगों के, तो आप उसके अंदर हर चीज आप देखिए, वो तो लाइव दिखा रहे होते हैं। सही, वो इसलिए नहीं दिखा रहे होते कि खुदा ना खास्ता कोई फहाशी फैलाने की, नहीं, बिकॉज जितना नेचुरल होगा उतना आप उसको ज्यादा फील कर सकेंगे और उतना समझ सकेंगे उसको। एक तो ये बहुत मिस अंडरस्टैंडिंग है ना कि आप अगर वेस्ट के बंदे से बात करें तो वो हर किस्म से ओपन है, हालांकि ये एक मिथ है। आपको जो हॉलीवुड या उसकी फिल्मों, जो वेस्टर्न अमेरिकन फिल्म या यूरोपियन सिनेमा में नजर आता है, इतनी ओपननेस उनके नॉर्मल से, मतलब आप हमारी लॉलीवुड उठा लें मतलब कौन इतने टाइट कपड़े पहन के बीच बाजार में डांस कर रहा होता है, या खुदा ना पश्तो फिल्में उठा लें, इस तरह की औरतें मिलती हैं आपको कहीं? नहीं मिलती ना। तो ये मिथ खत्म होनी चाहिए कि उधर चूंकि इतनी उरियानी है तो ये इस्तेमाल हो सकता है, और हम यहाँ पे सब ढके छुपे हैं। ये एक जो पर्दे का भी जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पर्दा भी काफी हद तक ले डूबा है। वैसे जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है वो तो नहीं है, शर्म है सिर्फ कवर करने से तो नहीं होती है। तो वो जो पर्दा है उसने औरत को कहीं बिल्कुल ही खड्डे में डाल दिया है कि वो बेचारी जो है ना वो बस कवर ही करती रहे बाकी जो है मर्दों के लिए कोई पर्दा नहीं। वो समटाइम्स आपके सामने जो बैठे होते हैं, आप पे एक्सरे मशीन लगा के आपको ऊपर से नीचे बाहर देख ले, उसको कोई पर्दा नहीं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा टास्क जो है, जिस रास्ते पे तुम चली थी 2 साल पहले, ऑल्दो उससे पहले से तुम इस पे गामजन थी, लेकिन तुमने इसको रजिस्टर कराया और अब ये एक बाकायदा इदारा है, तुम्हें कैसा लगता है कि पिन पाकिस्तान किस हद तक अपनी जो भी मरहले तुमने तय करवाने थे से उसको तय कर चुका है? मुझे शुरू में जब शुरू हुआ था गैप, तो शायद मुझे लगता था चीजें बड़ी जल्दी जैसा मैंने फैंटेसी वर्ल्ड थी ना, वही वाली सारी, इसके बाद ये हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा। तो शुरू में तो बड़ा सेटबैक था यार, ये तो बहुत ही मतलब स्लो भी नहीं है, तो बिल्कुल ही रेंग के काम होने वाली बात है। जैसे रजिस्ट्रेशन में ही इतना टाइम लग गया, उसके बाद जो है आप कहीं अगर कैंप लगाने जा रहे हैं, कोई सेशन देने जा रहे हैं, तो वहां पर लोगों को जमा करना इतना ह्यूज टास्क, आपका बात करना, उसके ऊपर लोगों का रिएक्शन आना, उसके बाद ये कैलकुलेट करना और ये चीज को देखना कि इसके इफेक्ट जो है वो
कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, कोई फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, इट इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर। जो मुझे शुरू में शायद इतनी वो नहीं, पेशेंस नहीं था शायद मेरे अंदर, या मुझे लगता था बड़ा आसानी से, वही वाली बात की, मेरा परसेप्शन था कि इतना तो लोगों को पता होगा, इतना तो जानते होंगे, तो मुझे इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए होगा कि मैं जो हूँ मोबिलाइज कर सकूँ अपनी फीमेल्स को टूवर्ड्स द स्क्रीनिंग एंड ऑल। बट वो मेरा परसेप्शन बिल्कुल नहीं गलत था। मुझे पता चला जब मैं निकली और गई, स्पेशली उन इलाकों में जो स्लम्स में है, जहाँ पर हमने अवेयरनेस सेंटर्स बनाए हैं, जहाँ पर हम गाए बगाए सेशन देते रहते हैं। एक ही बात को हम 10 दफा कर रहे होते हैं, जाके खुद लग रहा होता है कि क्या पागलपना कर रहे हैं, लेकिन हर दफा जो है वो नई बात होती है उन लोगों के लिए। चाहे वो पहले भी आ चुकी है औरत, तो उसको कोई ना कोई नई क्वेरी होती है। तो ये कहना कि मैंने यस आई अचीव अ माइलस्टोन दैट आई थॉट के अवेयरनेस, मुझे मैं ये सोचती कि यार सिर्फ अवेयरनेस से क्या क्या करने जा रही हूँ मैं, ये जाकर के सिर्फ बातें करूंगी और आगे आ जाऊंगी। मेरा तो टास्क ये है ना कि मैं किसी तरह मोर्टेलिटी रेट को कम कर सकूँ। वो जो खवातीन मर रही हैं ब्रेस्ट कैंसर से, उस चीज से जो जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, मैं उसको कम कर सकूँ। तो मैं सोचती थी मैं जंप डायरेक्ट उस तरफ चली जाऊंगी, बट नो, इट्स अ होल प्रोसेस मुझे गुजरना है, जिससे मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं चलूंगी तो मैं वो अचीव नहीं कर सकती। तो पहला स्टेप अवेयरनेस ही है, और इसको मुझे जो है बहुत अंदर पेनिट्रेट करके जाना है, अदरवाइज वो जो आखिरी स्टेप है वो नहीं हो सकता कि आप उसको अचीव कर सकें। तो काफी हद तक इसके रिजल्ट में इस तरह देखती हूँ कि जो अवेयरनेस से हम चाह रहे हैं कि खवातीन जो है वो आए, अर्ली स्क्रीनिंग कराएं, अपने अपने आप को दिखाना शुरू करें। तो हमारा जो रेफरल अभी जो हम काम कर रहे हैं उस तरह करें कि हमारी जो डॉक्टर की टीम है या जिन हॉस्पिटल के साथ हमने अटैच हुए हैं वो रेफर करते हैं जहाँ पे लोगों को, तो उनसे हमें फीडबैक मिलता है कि हाँ पेशेंट लोग आ रहे हैं। तो यस, खवातीन ने जाना शुरू किया है। इट्स नॉट, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ के, मे बी शायद सिर्फ मेरे अवेयरनेस की वजह से बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं और हर तरफ से लोग सुन रहे हैं। तो अच्छी बात है कि कलेक्टिव एफर्ट हो, इतना ज्यादा लोग काम करें और उसको प्रमोट करें। तो पेशेंट्स अगर ज्यादा आ रहे हैं तो स्क्रीनिंग में भी लोग आना शुरू हो गए हैं, अपने आप को देखना शुरू हुए हैं। मेरी मोबाइल ऐप की क्वेरीज मुझे ये बताती हैं कि हाँ खवातीन जो है वो सेल्फ एग्जामिनेशन की तरफ आ रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्लो है जो भी है, लेकिन इट्स गोइंग ऑन पॉजिटिवली। आपको जो है इम्पैक्ट मिल रहा है, और इट्स अ लॉन्ग जर्नी, आई नो, बहुत पेशेंस चाहिए, लेकिन अगर परसिवरेंस रहेगी तो आई थिंक ये काम जो है काफी बेहतर हो जाएगा। मैं सोची थी तुमने बीच में काफी सारे शॉर्ट फिल्म्स बनवाई कि उसके अंदर, जिसका मुझे एक पर्टिकुलरली याद है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो बाप है अपनी बेटी के साथ, गुलजार जो हाँ है, yes. वो मुझे बहुत अच्छी पावरफुल स्टोरी लगी, क्योंकि तुम जिस लेवल पे बात कर रही हो कि मर्द ही हैं जो रसाई नहीं करने दे रहे, तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है। फिर तुम लोगों ने मुझे भी इंगेज किया कि किस तरीके तो से डांस ये को मुझे करो। यही लगता था कैप देख कर के तुम्हें कि द वे यू आर प्रमोटिंग थिंग्स विद योर आर्ट, लोगों को बहुत मतलब एंटरटेन भी होते हैं और लोग उससे कुछ लेते हैं, कुछ उनका इम्पैक्ट आता है उन चीजों का जो आप देना चाह रहे होते हैं, दैट यू आर डूइंग। जो मुझे आता है आर्ट्स काउंसिल में यू डिड दैट, मैं शायद समां उसमें आ तो नहीं पाई थी, बट कोई ना कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है ना। तो वहां से वी थॉट कि ये वीडियोस, ये जो सोशल मीडिया पे जाएगा ये एक इम्पैक्ट छोड़ेगा और लोगों को सोचने में मजबूर करेगा, प्रॉब्ली कहीं ना कहीं कोई तो क्लिक करेगा तो। और जो डांस जो हुआ, जो इट वाज अमेजिंग। मुझे तो मतलब थैंक्स। ओह माय गॉड, मैं सिर्फ सोच रही थी कि जब तुम अवेयरनेस क्रिएट करने जाती हो उधर लोगों के पास, तो खाली बातें हजम हो जाती, कितनी देर के लिए सुन लेता है बंदा? कोई एग्जैक्टली ये वाली बात होती है कि वो जो एब्जॉर्ब करने वाला जो है टाइम होता है वो कितना होता है ना। तो शुरू में जब हम शुरू करते हैं तो आपको बड़ा वो लग रहा होता है कि आपको कोई नहीं सुन रहा, दे आर जस्ट देयर कि किसी तरह जमा हो गए हैं और आ गए हैं। स्पेशली जब मैं वो वाले स्कूल्स के अंदर जो रिमोट एरियाज वाले में जब जाकर के ख्वातीन को जमा कर किया लोगों ने वहाँ पे, तो काफी देर पहले आपको जाके बैठे रहना होता है कि भाई अभी तो आ रही हैं,
फलां के घर में खाना पकड़ा है तो फलां के बच्चे हैं तो आप बैठे इंतजार करें कि खवातीन आ तो जाए, जमा तो हो जाए, कोई 10-12 तो हो कम अज कम। तो शुरू में ये वाले नंबर होते थे, और फिर वो आपकी बातें सुनना उनके लिए बड़ी वो होती थी कि भैया ये कि वो एक औरत को सुना रही है तो वो भी उनको समझ नहीं आती थी कि यार ये क्या जो है वो इतनी पर्सनल बातें इतनी पब्लिकली कैसे कर रही है, तो नहीं होता इंटरेस्ट लेवल। लेकिन जब आप उनको स्टोरीज सुनानी शुरू करें, बताना शुरू करें, और उनमें ही कोई बैक को आप जब भी सेशन में जाओ ना तो आपको वहां से इतने लोग आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। शुरू में तो कोई नहीं बोल रहा होता, लेकिन जब आप उनसे रिलेट करना शुरू हो जाते हैं और उनकी लेवल पे जाके बात करना शुरू होते हैं, और उनके अंदर से जब आनी शुरू होती हैं बातें कि नहीं मुझे तो ये फील होगा, मुझे तो फलां गांठ फील हो रही है, तो मुझे तो ये तकलीफ भी हुई, मेरे निपल से डिस्चार्ज आ रहा है, मेरे बच्चे का सर टकरा है, तो वेरी कॉमन फाइंडिंग, और उसके बाद से मुझे गांठ फील हो रही है, देन फिर आप जो है वो रिलेट करना शुरू हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जब फिर आ जाती है सारी खुल के सामने, और फिर आप उनके साथ मिंगल करते हैं। बट यस इनिशियली इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप जो है वो उनके साथ अपना एक फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी मैच करे, वो मुश्किल होती है, यानी बहुत तहम्मुल दिखाना पड़ता है। हाँ, बहुत ज्यादा बर्दाश्त होनी चाहिए। बहुत ज्यादा। एक बच्चों ने सिखा दिया होगा, एक वसीम ने सिखाया होगा। वो तो वसीम जरूर सिखाता होगा कि हाँ हाँ अब बताओ जी। 100% वहीं पे वर्कशॉप होती है तुम्हारी। और एक ये लोग ये तुमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेजेक्टरी क्रिएट की जुबैदा से। मुझे लगता है कि जो हमारे सुनने वाले हैं उनको एहसास होगा कि किस तरीके से कोई भी चीज का सोच लेना और फिर उसको अमल में लाना, दोनों कितने तजाद वाले हुए। कि कितनी जगहों पे तुम्हारा दिल करता होगा, तुम सोचते हो कि यार मैं क्यों कर रही हूँ, मतलब दिमाग खराब है मेरा, एसी में बैठो आराम से, हाँ कीड़ा काट रहा था बिल्कुल। लेकिन फिर होता है एक हुड़क होती है अंदर से, हुड़क से ज्यादा एक चाह होती है कि सुकून फैला जाए, खुश रहे लोग, है ना। और किसी को तकलीफ में देखना बड़ी मुश्किल बात। जब आपको आगे से कोई एक भी पॉजिटिव वो मिलता है ना तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, यू फील सैटिस्फाइड, और एट द एंड ऑफ द डे वो ही आपका जो है ना वो इनाम होता है, वही आपको आगे बढ़ने के लिए फिर हिम्मत देता है कि किसी को तो आपसे कोई फायदा हो। अभी हमारे सुनने वाले बहुत कम हैं, लेकिन जितने भी हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे और भी बढ़ेंगे, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहो। यूथ हो गई, जो लोग इस बीमारी में फंसे हुए हैं, या जो मर्द हैं अगर सुन रहे होंगे, उनके घरों में ऐसा खुदा ना ख्वास्ता ऐसा कुछ हो तो या ना हो, तो उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? यस, मर्दों के लिए स्पेशली के औरतों को जो है ना बोलने का स्पेस है, बोलने का इन सेंस लड़ाई वाला नहीं, अपनी दिल की बात सुने एटलीस्ट। आई थिंक चाहे वो बहन है, माँ है, बीवी है, बेटियां हैं, स्पेशली मैं देखती हूँ बाप और बेटी का रिलेशन जो है ना, दिस इज सो ब्यूटीफुल। जैसे तुमने अपने अब्बा को बताया, तो मेरी बड़ी का भी वही हाल है। तो मैं आई नेवर स्टॉप हर ऑब्वियसली, बट वसीम लाइक वेदा आपसे ही बात कर रही है ना, तो लिसन एटलीस्ट, तो वो सुने। जब आप सुनेंगे उनको तो वो बोलना सीख जाएंगी, और जब वो अपने दिल की बात आपको बताना शुरू होंगी तो बहुत हेल्प आउट होगी। इट्स नॉट जस्ट के ब्रेस्ट कैंसर के लिए, वो अंदर की चीजों को बाहर निकलना होता है, और जब तक नेगेटिविटी बाहर नहीं आ जाएगी, आपके अंदर की पॉजिटिविटी जो है वो ग्रो नहीं करेगी। और जो स्पेस दें, वो जो करना चाहती हैं उनको हेल्प आउट करें। और जो है वो यूथ के लिए स्पेशली मुझे ये होगा कि माशाल्लाह वाकई हमारा यूथ काफी, हम अपना अगर वो वाला टाइम देखें और अब के बच्चों को तो देखें, तो दे आर वेरी चेंज, एंड दे हैव दैट स्पिरिट, दे हैव दैट एनर्जी हमारे अंदर भी थी, बट उनके पास जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे अब, स्पेशली सोशल मीडिया, इट्स एवरीवेयर। और आजकल की यंग जो है जनरेशन, वो उसके ऊपर ज्यादा एक्टिव बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे मेरी छोटी, मेरी चीजों को मुझे नहीं चलाना आता होगा इतना, तो वो मैं उसको कह देती हूँ तो फटाफट जो है वो ये भी कर देना, वो भी करना है। सो दे आर वेरी एक्टिव, सो दे आर वो एक माउथ ऑफ द वर्ड है कि वो फैला सकते हैं
चीजों को, क्योंकि वो ये चीजें अंडरस्टैंड इजली कर लेते हैं, उनके अंदर वो झिझक नहीं है, वो शर्म, वो वाली इनहिबिशंस जो हमारी वाली हाँ। लोगों में है वो उनके अंदर नहीं है, और जिसको हम खत्म करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो they will take these things as a mission, और उसको लेके चलें, अपनी जिंदगी को भी चलाएं, और इन चीजों को भी साइड बाय साइड जो है वो अपनी वो हम क्या कहते हैं, अपनी सोसाइटी को देना सीखें। सो कोई भी सोशल वर्क करें या ना भी करें, तो कोई अच्छी बात, वो वाली चीजें स्पेशली जो हमारी सोसाइटी में इस तरह के टैबूज हैं, सोशल टैबूज हैं, डिलेमा है, उनको लेकर के आइस ब्रेक करना शुरू करें, बातें करना शुरू करें। जहाँ तक मैं कहूँगी लड़के हैं वो प्रमोट करें अपने घरों में, क्या अपनी जो वो ओल्ड एज वाली खवातीन हैं लेकिन प्रमोट करें कि अपनी स्क्रीनिंग कराएं, आप मैमोग्राम कराएं अपनी माओं को, जो ओल्ड है ना, 45 से ज्यादा हुई है, बट लेट्स गो, अगर हस्बैंड नहीं कर सकता तो बेटा तो कर सकता है। तो ये वाली चीजों को थोड़ा बहुत जो है वो सोसाइटी में ये वाला चेंज जो है वो हमारे मेल्स को लाना शुरू कर। और अगर कोई वॉलंटियर करना चाहे तुम्हारे साथ, मोर देन वेलकम, आई एम हैप्पी। हमारी जो वेबसाइट है wingpakistan.org.pk, उसके ऊपर जाएं, जस्ट रजिस्टर योरसेल्फ। वहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर भी है जो कि जिसपे हमारा ग्रुप बना हुआ है वॉलंटियर का। तो वॉलंटियर तो जितने ज़्यादा हो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और जितने यंगस्टर्स होते हैं जितनी उनमें एनर्जी होती है माशाल्लाह, तो वो बड़े ज़्यादा अच्छा रहता है हमारे लिए। स्पेशली अक्टूबर में आई एम लुकिंग फॉर द वॉलंटियर्स, क्योंकि हमारे अग्रेसिव कैंपेन चल रही होती है ऑल्दो थ्रू आउट द ईयर वी आर वर्किंग, लेकिन अक्टूबर के लिए हमारे पास अभी से प्लान हैं बहुत सारे कैंप्स करने के। तो मोर देन वेलकम, जितने लोग रजिस्टर करें वहाँ पर जाकर के और वॉलंटियर में आ जाएं। और हमारी फीमेल्स के लिए डू स्टार्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने आप को इंसान समझें, अपने आप को प्रायोरिटी दें, और सिर्फ लोगों को खुश करना आपका काम नहीं है, खुद भी खुश रहें, अंदर से खुश रहेंगे तो तभी तो दूसरे खुश रहेंगे। तो जस्ट ये जो जलन, हसद और वो सारी चीजें ना, इसको निकाल दें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, और एक जिंदगी है छोटी सी है, जस्ट बी हैप्पी। वो जो कहते हैं चिल करें, चिल करें क्या हम फजूल की जो है वो चक्करों में फंसे हैं। आई थिंक ये चीजें भी काफी बीमारियों से दूर कर देती हैं। सही बात है। तो जस्ट बी हैप्पी, अपना ख्याल रखें, और अगर कोई मसला है तो डू कम टू द डॉक्टर, डू नॉट गो एनीवेयर, रीच आउट। हाँ, थैंक यू सो मच ज़ुबैदा, तुम आई और तुमने इतनी सारी बातें की जो मुझे भी समझ में आया बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं एसोसिएटेड थी तुम लोगों के साथ कुछ अर्से तक, पर उसके बाद एक डिस्कनेक्ट मेरे और तुम्हारे उसमें भी आ जाता है। हाँ, बट आई होप कि आई नो ऑफ कोर्स, लेकिन आई विश मैं फिजिकली ज्यादा प्रेजेंट हो पाती, क्योंकि घर की कुछ ऐसी हमारी वो शुरू हो जाती हैं चीजें कि ना हो पाई मैं वहाँ पर। लेकिन बहुत शुक्रिया तुम्हारे आने का, मुझसे बात करने का, और मेरे हमारा ऑडियंस जो है उस तक तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें और जो भी तुम बताना चाहती हो, लोगों को मोटिवेशन देना चाहती हो, पहुंचाने का। We will be bringing more stories for you in the month of October. This whole month is dedicated to breast cancer awareness. Dr. Zubaida Wasim is one of the resource, a great resource. Please visit the website. Please volunteer if you feel like it. Please reach out if there is something wrong with you or somebody in your family. ये मर्दों को भी हो सकता है, पर औरतों में ज्यादा कॉमन है, पर मर्दों को भी हो सकता है। तो पीछे ना रहिए और आगे बढ़िए, हिम्मत दिखाइए। बहुत शुक्रिया।